हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। आई10 एक्सप्लेन्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। तो हम फुल टेस्ट के थर्ड पार्ट की तरफ आ गए, कंप्लीट टेस्ट में, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप इसमें कनेक्टेड हैं और आप अपने स्कोर बता रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं कि कई बच्चे फुल टेस्ट 1 में जो कि 25 में 18 19 लेके आए थे, वो सेकेंड वाले में उनके 21 या 23 बने। कई बच्चे तो 24 पे भी आ गए। हम उम्मीद करते हैं कि फुल टेस्ट 3 में एटलीस्ट आप 25 क्वेश्चंस में से 20 या 20 प्लस का टारगेट रखिए, 20 या उसके ऊपर का, तभी टेस्ट आपके लिए रियल में टेस्ट होगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आई होप आप बढ़िया से प्रिपेयर हो गए होंगे। ठीक है, एकदम पेन नोटबुक लेके बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। फुल टेस्ट 3 आपके पास है, बाय आई10 एक्सप्लेन्स। कवर कर रहे होंगे कंप्लीट सिलेबस को। मैं आपका अपना एमके सर। ठीक है, फर्दर आप दोनों के दोनों पार्ट अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट कीजिएगा, आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आइए थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। आप मुझे जानते हो, तकरीबन 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 3 साल हो गया अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाते हुए। मैंने आपको मोर देन 1000 कोर्सेज दे दिए हैं। मैंने कई सारी बुक्स भी लिखी हैं जिसपे 2 लाख से ज्यादा के डाउनलोड्स हैं। आपका वन ऑफ द फेवरेट एजुकेटर हूँ अनअकैडमी पे, और साथ ही साथ आप मुझे देखते ही आ रहे हो। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिला है। रिसेंटली मुझे टोटल 11 बेस्ट टीचिंग अवार्ड मिले हैं, एक अनअकैडमी से भी मुझे रिसेंटली मिला है। तो स्टार्ट करते हैं फिर सेशन को। तो अब मैं फिर से बोल रहा हूं, एकदम रेडी रहिएगा, सतर्क रहिएगा, मजा आने वाला आपको। ठीक है, आ जाइए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बोला गया है कि कंसीडर द गिवन फोटोकेमिकल रिएक्शंस, राइट। इससे कुछ बन रहा है, कितने पॉसिबल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट बनेंगे एक्सक्लूडिंग एस्टीरियो, एस्टीरियो को छोड़ के। लो मैं हट जाता हूं, सॉल्व करो। कर लिया होगा आई होप। आ जाओ अब सॉल्यूशन पार्ट की तरफ आते हैं। सो इसमें आपको क्या बताया जा रहा है, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है और इसका मोनोब्रोमिनेशन कराना है। आ जाओ कराते हैं। क्या क्या मैं यहीं पे करा देता हूं ना, देखो मैं यहां पे बना के एक ही स्ट्रक्चर में आपको समझा देता हूं। देखो यहां से हमारे पास CH3 है, राइट। अब हम किस किस पोजीशंस पे कर सकते हैं क्या मोनोब्रोमिनेशन। पहली चीज तो इस वाले पोजीशंस पे एक Br लग सकती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 हम यहां पे लगा सकते हैं दूसरा वाला Br सेकंड केस में। पॉइंट नंबर 3 हम यहां तीसरा Br लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 हम यहां पे चौथा लगा सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 हम यहां पे पांचवा Br लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम कुछ करेंगे तो वो रिपीट हो जाएगा। इधर करेंगे इसका रिपीट, इधर करेंगे इसका रिपीट, यहां करेंगे तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो टोटल मिला के 1 2 3 4 5 पांच यहां पे आपको टोटल मोनोब्रोमो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। आप लोग स्टीरियो के साथ कितने आए हैं चेक करके कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वाओ, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। मैं साइड हूं, आप पहले खुद से सॉल्व करो। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइड्स हैव अप्रोक्सीमेट इक्वल साइज। तीन तीन आपको एटम्स या आयंस दिए गए, आपको यह बताना है कि इसमें से किसके साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, एक जैसे साइज वाले कौन से। कर लिया, माई टर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो आपको ऑप्शंस तो देखते साथ समझ में आ रहा है कि सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम आपको पता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, लेकिन आपको यह भी पता है सबका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। समझ रहे हो ना, सोडियम आपके पास 11 है, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वेरी कर गए हैं तो साइज कभी भी एक जैसे नहीं होंगे। यहां पर भी आप देखिएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक जरूर है, पर नंबर ऑफ जो प्रोटोन है वो वेरी कर गए हैं तो नहीं होगा। यहां पर भी आप देखिएगा आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है, पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर वेरी कर गए नहीं होगा, बचता है फेकोनी हो जाएगा। पर सवाल ऐसा होता है क्यों, आखिर क्यों फेकोनी का, आयरन कोबाल्ट और निकेल का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल इनके साइज क्यों होते हैं, देखो रीजन क्या है। अगर तुम जाओगे ना तो ऐसे चेक करोगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर फेकोनी आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, आयरन कोबाल्ट निकेल, आगे जाके कॉपर जिंक आता है। अब होता क्या है कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि लॉजिक के हिसाब से तो एक एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आप जो है एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हो, प्रोटॉन्स को इंक्रीज करते जा रहे हो। तो लॉजिक के हिसाब से जो इसका साइज होना चाहिए वो घटते चला जाना चाहिए। जैसे जैसे आप एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन पुट करते जाओगे, पुट करते जाओगे, पुट करते जाओगे, एटॉमिक नंबर आगे बढ़ोगे, साइज धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा। पर दिक्कत क्या होती है, इनके साथ ये जो ट्रांजिशन के 3 मेटल हैं, इनका 4s2 तो रहता ही रहता है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो 3D में एक एक करके +1 होते चले जाते हैं। यहां पे अगर मान लीजिए n थे तो इस वाले केस में n+1 हो गए, इस वाले केस में n+2 हो गए। अब होता क्या है कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, इसके वजह से 4s और 3D के बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स होते हैं।
और इस रिपल्शंस के वजह से जो शील्डिंग या स्क्रीनिंग जो भी आप बोलो ये आ रही है, ये कंपनसेट या काउंटर कर देती है जो साइज घट रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ में आया, मैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूं। एक्चुअली लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज जो होना चाहिए न्यूक्लियर चार्ज की वजह से स्लाइटली घटना चाहिए, राइट? लेकिन हम 4s में इलेक्ट्रॉन तो 2 है, हम डी में जो एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहे हैं, तो डी में बढ़ता हुआ इलेक्ट्रॉन 4s के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन्स करता है, जिसे शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वजह से रेडियाई थोड़ी सी फैल जाती है। तो इधर से इधर जाने से न्यूक्लियर चार्ज की वजह से घट रहा है, रिपल्सन की वजह से थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को लगभग में काउंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो रिजल्टेंट दिखता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर साइज ही आयरन, कोबाल्ट और निकल में दिखता है। था ना बड़ा प्यारा सा सवाल, पीरियोडिक टेबल और डी ब्लॉक को मिक्स करके। ग्रेट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बताइएगा किसका किसका सही हुआ था, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है? आइए थर्ड की बात करते हैं, पढ़िए इसको। रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ द फॉलोइंग अमीन विथ मिथाइल आयोडाइड इज। आपको मिथाइल आयोडाइड के साथ आपको रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शंस बताना है। क्या कीजिएगा आप? ट्राई कीजिए, तो कोशिश कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। करें? कर लिया? ठीक है, अब इट्स माय टर्न। देखो, सबसे पहली बात है कि जब आप मिथाइल आयोडाइड के साथ इनका रिएक्शंस कराओगे, ध्यान से देखना, जब ये आपका CH3 है, कुछ इस तरीके से अटैक कर रहा होगा, या यहां से CH3 है तो कुछ ऐसे अटैक हो रहा होगा, SN2 हो रहा है, यहां पर भी CH3 है तो कुछ इस तरीके से अटैक हो रहा होगा। तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली, इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को अपने को चेक कर लेना है। क्या चेक कर लेना है? इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को। अब बेटा देखो, ये ओपन है और ये कॉम्पैक्ट है। अब आप सबको पता है कि जो ओपन वाले होते हैं, यहां पर चूंकि ये वाले इथाइल, ये वाले इथाइल, ये वाले इथाइल अच्छा खासा क्राउडिंग क्रिएट कर देंगे। समझ रहे हो बेटा? इससे क्या आ रहा होगा? ट्रैफिक आ रहा होगा, और ड्यू टू दिस इंक्रीज ट्रैफिक इसके लिए अटैक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज, आपको अम्ब्रेला इफेक्ट या फ्लिपिंग भी पता होती है, उसके वजह से भी नुकसान है। सो ए में तो बहुत लेस होना चाहिए, सबसे आपको बोला जाए तो सबसे लेस इन तीनों में से रिएक्शन का रेट नजर आना चाहिए। इसमें बात कर लेते हैं, तो ये आपका कुछ ऐसे करके क्विनोक्लिडीन है। देखिए ऐसे करके क्विनोक्लिडीन है, ये बहुत आसानी के साथ लोन पर डोनेट करेगा, CH3 पर हमला करके आयोडीन को हटा देगा। इसमें तो मेरे हिसाब से बेस्ट होगा। अब इसमें क्या हो रहा है गाइस, इसको जरा ध्यान से देखो, ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से देखो, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। CH3 पे अटैक करने के दो साइड्स हो गए, इधर से भी अटैक कर सकता है, इधर से भी अटैक कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% हो गई है, आपकी प्रोबेबिलिटी आधी हो गई है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो इंडक्टिव यहां पर एक डायरेक्शंस में ऐसे काम कर रहा था, पूरा का पूरा इंडक्टिव सबका सब पहुंच रहा था नाइट्रोजन तक, वो इंडक्टिव अब दो अलग अलग दिशाओं में बढ़ चुका है। कैसे? ये इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, और ये नाइट्रोजन इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां इंडक्टिव दो अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ चुका है। तो इसके वजह से N के ऊपर जो चार्ज डेंसिटी आनी चाहिए जिससे ये हमला करने में कैपेबल था, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ऊपर वाले के कंपैरिजन में डाउन हो जाएगी, पर स्टिल ये बेटर है A के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले आ गया B, इसके बाद C, इसके बाद A। आप बताना आपको कैसा लग रहा है ये सवाल, आपको पसंद आ रहा है या पसंद नहीं आ रहा है, राइट? कमेंट करके बताइएगा। बड़ा प्यारा सा सवाल है, या इंडक्टिव दो डायरेक्शंस में बट गया और यहां आराम से हमला हो गया, ठीक है? और वहां पे तो आपने देखा ही है, ओपन है, क्राउडिंग है, हमला करने में दिक्कत होगी, और साथ ही साथ उसमें अम्ब्रेला फ्लिपिंग या इन्वर्जन वाला केस भी ऑपरेट कर रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, दैट्स कूल। अगेन वी आर मूविंग टू नेक्स्ट वन। Oh wow, that is an amazing question from chemical bonding. Take your time. They are saying that the resultant dipole moment mu of two compound NOF and NO2F is 1.81 dBoy and 0.47 dBoy respectively. ठीक है? हाँ. Which dipole moment do you predict? आप किसके बारे में प्रिडिक्ट करते हो डायपोल मोमेंट, किसका क्या आ रहा होगा? ये पता नहीं चल रहा कि किसका डायपोल मोमेंट कितना है, एक प्रिडिक्शंस के थ्रू आपको बताना है। सोच लीजिए, मैं हट जा रहा हूं 2 सेकंड के लिए, पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया? अब मेरी बारी। अब देखो, दो यहां पे मॉलिक्यूल है, पहला हमारे पास है NO2F और दूसरा है NOF। आओ दोनों को दिखाते हैं आपको। तो NO2F कैसा दिख रहा होगा? डबल बॉन्ड O, यहां से आओ, यहां से O, यहां से F, प्लस और माइनस। अब अगर तुम बहुत ध्यान से देखोगे तो ये पूरी तरीके से आपको सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो यहां पे अगर मैं डायपोल को वेक्टर वाइज दिखाता हूं इस तरीके से,
इस तरीके से, इस तरीके से। तो बहुत हद तक जो वेक्टर्स है ना वो सिमेट्रिकल होने के वजह से मोस्ट ऑफ द वेक्टर्स आर अपोजिंग, इसी वजह से इसका म्यू जो होना चाहिए वो लेस होना चाहिए। अभी हम देखेंगे डेटा को, पहले हम लॉजिक वाइज चलते हैं। अब आ जाइए NOF की तरफ, देखिए एंड डबल बॉन्ड O और यहां से F है और इस जगह से लोन पेयर है। यहां पर एक बेंट दिख रहा है आपको, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां क्या हो रहा है, एक डायपोल इधर से, एक डायपोल इधर से और एक लोन पेयर का छोटा डायपोल उधर से काम कर रहा है। रिजल्टेंट जो मेनली है वो नीचे की तरफ काम कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो म्यू जो यहां पे हो रहा है ना बेटा, वो मोर हो रहा है। अब चेक कर लीजिए मोर कौन सा है, 1.81 डिवॉय, ये इसका आना चाहिए और इसका जो होना चाहिए 0.47 के आसपास ना। हाँ, म्यू इज इक्वल टू 0.47 डिवॉय होना चाहिए। तो अब चेक कर लीजिएगा, तो 1.81 डिवॉय फॉर NO2F है, NO2F का कम है। 0.47 फॉर NO2F है, जी हाँ NO2F का 0.47 है एंड 1.81 फॉर NOF है। सो B इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात आपको? क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट एकदम चमक रहा है, तो एकदम फटाफट मजा आ रहा है ना? ये दैट्स कूल, अमेजिंग। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हियर वी गो। ओके, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, from aldehyde and ketones. You can also say from alcohol or reagent chemistry. Now take your time for 4 seconds, pause your screen and try to solve this out. कर लिया? Now it's my turn. तो बोला गया है कि जो यहां पे जिंक अमलगम और HCl है ना, इसका प्रोडक्ट अपने को बताना है। आपको पता चल रहा है जिंक अमलगम HCl क्या करता है बेटा? जिंक अमलगम HCl जो है ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन कराता है। ये क्या कराता है? क्लेमेंसन्स रिडक्शन कराता है। अभी क्लेमेंसन्स रिडक्शन का काम होता है कि एल्डिहाइड और कीटोन को, ये जो CO ग्रुप है ना, इसको CH2 में कन्वर्ट कर देता है। CO को एक किस में कन्वर्ट कर देता है? CH2 में। समझ रहे हो मेरी बात ना? ठीक है, तो हमको क्या करना है, CO को CH2 में कन्वर्ट कर देना। पर गाइस पॉइंट मस्ट बी नोटेड, जो HCl है ना, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि ये साइड रिएक्शंस को भी एक्चुएट कर सकता है। जैसे कि अल्कोहल होगा तो उसको Cl में कन्वर्ट कर देगा, अगर एनिलीन होगा तो NH3 पॉजिटिव Cl माइनस जैसे सॉल्ट्स बना देगा। समझ रहे हो मेरी बात? उसी तरीके से SH होगा तो वहां पर भी Cl लग जाएगा। समझ रहे हो? या अगर डबल बॉन्ड है तो उस पर एडिशन रिएक्शंस भी हो सकती है। तो ये साइड के रिएक्शंस को भी कर देगा, तो इसको तो रिड्यूस करेगा ही करेगा, इस OH को भी Cl में कन्वर्ट कर देगा। तो CH2 CH3 और Cl देख लीजिए, CH2 CH3 Cl ए करेक्ट है, यहां रिड्यूस नहीं किया गया, यहां OH को कुछ नहीं किया गया, यहां डबल बॉन्ड गलत है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है, हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है आपको, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितने सही हो रहे हैं, फेवरेट क्वेश्चंस कौन सा था, ये सब चीजें मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं टाइम आने पे, ठीक है, जब भी मैं फ्री रहता हूं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। 6, which of the following would not rearrange to a more stable form? अगेन एक टिपिकल NTA टाइप का सवाल है, जेई मेंस लेवल का। सो टेक योर टाइम। बोला गया बताओ कहां पे एक मोर स्टेबल फॉर्म में रीअरेंजमेंट होती हुई नहीं दिख रही है। कर ली ट्राई सबने? चलिए अब मेरी बारी। पहली बात तो आप यहां देखिए, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं। जब हम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव यहां पे आ जाएगा। तो यहां 2 डिग्री कार्बोकटाइन को हमने 3 डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज अमेजिंग। ठीक है, यहां पे आओ। अब देखो यहां पे तुमको नजर आ रहा है 1 डिग्री कार्बोकटाइन। यस, पॉसिबिलिटीज है कि अगर मैं यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर देता हूं तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, 2 डिग्री मोर स्टेबल हो गया। जी हाँ, यहां पर भी पॉसिबल है, यहां पर भी पॉसिबल है। सवाल में बोला गया नॉट। फोर्थ में आइए, यहां से अगर मैं हाइड्राइड स्विच कर दे रहा हूं तो ये कुछ ऐसा बन जा रहा होगा, राइट। यहां पॉजिटिव आ रहा होगा, यहां पर भी आप देखिएगा 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकटाइन में चले गए। पहले ये 2 डिग्री था, राइट नाउ 3 डिग्री है, स्टेबिलिटी आ रही है। पर यहां पे क्यों स्टेबिलिटी नहीं आएगी, इसके 2 रीजंस है, मैं दोनों एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मान लो कि मैं यहां से 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कराता हूं तो ये स्टेबिलिटी तो छोड़ो, अनस्टेबिलिटी क्रिएट करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? हाउ का आंसर ये है कि ये 3 मेंबर्ड रिंग है और जैसे ही तुम 3 मेंबर्ड रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे देते हो, उसको sp2 कर देते हो, तो यहां पर एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाता है। एंगल स्ट्रेन होने की वजह से बॉन्ड एंगल 120 डिग्री को नहीं ला पाएगा और एंगल स्ट्रेन की वजह से रिंग बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड हो जाएगी और टूटने के भी चांसेस हो जाएंगे। इसीलिए गाइस यहां क्या होता है, इसमें जो है वो आपका 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होता है। लेकिन 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 रुकिए, एक रीजन और है। वो रीजन ये है कि यहां पर पॉजिटिव डांसिंग रेजोनेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? डांसिंग रेजोनेंस को। आपने प्रीवियस रिसेंटली देखा है और एनटी अभ्यास ऐप में भी देखा है।
यहां पे पाया जाता है डांसिंग रेजोनेंस, और यहां से मिथाइल का प्लस आई और प्लस एच भी काम कर रहा है। इसी वजह से सी में कुछ भी नहीं होगा, तो डज नॉट बोला गया था, वुड नॉट बोला गया था। नाउ सी इज द करेक्ट आंसर। गेटिंग माय पॉइंट? इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें भी हाइड्राइड शिफ्ट हो गया। सो सी इज द करेक्ट आंसर। एंजॉय कर रहे हो सवाल को? यस। बता देना कैसा लग रहा है क्वेश्चन, है ना? जी हाँ, नेक्स्ट पे आइए। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है। Which reactions are used for the preparation of halogen acids? मैं बोलूंगा हेलोजन फैमिली पी ब्लॉक केमिस्ट्री से ग्रुप 17 से पूछा गया है। आप एनसीईआरटी लेवल की भी नॉलेज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बना रखे हैं तुमने, अच्छे से तुमने पढ़ रखा है। अगर ब्लॉक केमिस्ट्री तो आंसर दे पाओगे। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, ट्राई करो। कर लिया? नाउ इट्स माय टर्न। सो बेसिकली हेलोजन एसिड का मतलब है आपको HX प्रिपेयर करना है। ठीक है, हो सकता है HF हो, HCl हो, HBr हो, HI हो, जो भी बोला गया। पहले रिएक्शन में KBr प्लस H2SO4 K2SO4 HBr, ये गलत इक्वेशन है। मैं तुमको समझाता हूं क्यों। होगा क्या इसमें, ये इक्वेशन ही गलत है। सबसे पहले KBr जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो ये पहले तो कन्वर्ट होगा HBr में, लेकिन अगेन HBr H2SO4 के कांटेक्ट में आएगा और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? Br2 में। साथ में SO2 गैस भी निकल रही होगी, आप हीट कर रहे हो, वाटर भी हल्का हट जाएगा यहां से। सो पहला वाला इक्वेशन तो बिल्कुल गलत है, HBr नहीं, यहां पे ब्रोमीन आएगा। राइट। नेक्स्ट, आपको लग रहा होगा सेकंड तो ठीक है। सेकंड में एक दिक्कत है, कैल्शियम फ्लोराइड जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहां बाई सल्फेट नहीं आएगा, यहां पे सल्फेट बनेगा। एक्चुअली इसकी जगह होना चाहिए था CaSO4, तो अब इक्वेशन गलत है तो गलत ही माना जाएगा। ठीक है। थर्ड, NaCl प्लस H2SO4 सीधा का सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, आपको मिल जाएगी ये पी ब्लॉक में, प्रीवियस ईयर में भी दिख जाएगी। NaCl प्लस H2SO4 सीधा आपको NHSO4 प्लस HCl दे रहा होगा। लास्ट में आते हैं, इसमें तो ये बहुत ही ज्यादा गलत इक्वेशन है। हाउ? देखो, शुरुआत में रिएक्शन ठीक होगा, HI बनेगा। अब HI H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब आपको पता है H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो इन दोनों के बीच में रिडॉक्स हो जाएगा और यहां HI आयोडीन क्रिस्टल्स में हट जाएंगे। सो इसमें HI नहीं बनना चाहिए, यहां पर आयोडीन आना चाहिए था। यहां पर गलती कर दी गई है। तो A में गलती है, ब्रोमीन बनेगी, B में गलती है, सल्फेट बनेगा, C करेक्ट है, D में आयोडीन डिस्चार्ज होना चाहिए, HI बनाया गया है। ऑक्सीडाइजर और रिड्यूसर्स दोनों एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, तो रिडॉक्स इक्वेशंस आ जाएंगी, तो D गलत हो गया। क्लियर है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा कितने सही हो। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट 8। वाओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, GOC से। ट्राई कीजिए, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सवाल है, खुद से ट्राई कीजिए। कर लिया? इट्स माय टर्न। तो रिलेटिव स्टेबिलिटी पूछी गई है रेजो स्ट्रक्चर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो क्लियर दिख रहा है, ये एक न्यूट्रल फॉर्म है। आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये एक न्यूट्रल फॉर्म है, इसमें किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं है। नहीं है ना जी? नो चार्ज सेपरेशन, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं है। ग्रेट। अब आइए, अब बात कर लेते हैं सेकेंड में। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन सेकेंड केस? सेकेंड केस में चार्ज से देखो, यहां से यहां तक को कुछ भी नहीं किया गया है, इस वाले को चार्ज सेपरेट कर दिया गया, कार्बन पे पॉजिटिव, O पे नेगेटिव। आओ बाकियों को देखते हैं। फिर यहां क्या किया गया, इस वाले को कुछ नहीं किया गया, सिर्फ साइनाइड को चार्ज सेपरेट कर दिया गया C प्लस N माइनस पे। तो देखो, C पे प्लस, O पे माइनस या N पे माइनस, और आपको पता है कि O के ऊपर माइनस ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला मोर स्टेबल होगा थर्ड के कंपैरिजन में। पर हमको ये भी पता है कि न्यूट्रल ऑलवेज बेस्ट होते चार्ज सेपरेटेड के मुकाबले में। तो एक सबसे पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, क्योंकि एक न्यूट्रल है तो वो क्लियर विनर है। 2 में चार्ज सेपरेशन CO का है और यहां पे CN का है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1 2 3। कौन है बेटा 1 2 3? दिस इज 1 2 3 न्यूट्रल। Then after charge separated with negative charge on oxygen atom, then after charge separation with negative charge on nitrogen atom. तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल था, कार्बन तो सेम ही नजर आ रहा है दोनों में, हालांकि थोड़ा फर्क है उसके भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और मोटा मोटी समझे तो O पे माइनस ज्यादा स्टेबल है। राइट। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, आपको जनरली दिख जाएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोले तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ ए का ड्यू क्या हो सकता है? ट्राई कीजिए। कर लिया? आओ, बहुत कुछ हो सकता है। ए, चूंकि इसमें हाइड्रोजन 1 मोल लगा है प्लैटिनम के साथ, सेवर्टियर सेंट्रेंस रिएक्शन हुई, आपने हाइड्रोकार्बन क्लास 11 में देखा होगा। तो अगर मैं ए को दिखाना चाहूं तो ए ऐसा हो सकता है। कैसा हो सकता है? देखो ऐसा। अब तुम मेरी बात समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है। कोई बोलेगा नहीं हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हमारा तो ए कुछ और आएगा। देखो 3 तो आंसर आएगा, तुम कुछ भी कर लो। अगर तुम बोलोगे नहीं हम ऐसे नहीं बना रहे, हम ऐसे बना रहे हैं, तो भी तुम्हारा आंसर सेम आएगा। बोलोगे नहीं सर हम ऐसे भी नहीं बना रहे,
है ना, हम ऐसे बना रहे तो भी आंसर तुम्हारा सेम आएगा। कोई बोलेगा नहीं हम ऐसे नहीं, हम ऐसे बना रहे, ऐसे करके बना रहे यहाँ पे, तो भी आंसर सेम आएगा। तुम कुछ भी कर लो, दो तो पहले से है, एक और एक, क्योंकि ड्यू का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी या इंडेक्स या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डबल बॉन्ड इंडेक्स, ये सब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। तो पहले से दो रिंग तो अवेलेबल है, तो दो ड्यू तो पहले से है, और चूंकि एक हाइड्रोजन इसको इसने लिया है, इसका मतलब है कि वन ड्यू इसमें और भी रहा होगा, तो 2 + 1 बैक जाइए 3 बनता है, तो करेक्ट आंसर 3 है। क्लियर है, बताना कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट, which of the following orders regarding thermal stability of hydride MH3 of group 15 is correct? ग्रुप 15 के कुछ हाइड्राइड्स गिवन है, आपको बताने हैं कि इसमें से इनके थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा। ट्राई कीजिए, कर लिया। देखो सीधी सी बात है, थर्मल स्टेबिलिटी की बात हम करें तो हमको पता है कि अगर हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल में एक मोटा मोटी बात करें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को हटा दें, तो हमको पता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है, बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जितनी छोटी बॉन्ड लेंथ होगी ना, उतना समझ रहे हो, उतना मजबूत बॉन्ड होगा। अब NH3 में क्या होता है, दो रीजन है। पहली रीजन अगर हम नॉर्मल गैस फेज में बात करें तो यार छोटे छोटे बॉन्ड है, PH3 में बॉन्ड बढ़ने लगते हैं, आर्सीन में और भी बॉन्ड बढ़ने लग जाते हैं। तो जितना छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना उतना डिफिकल्ट हो रहा होगा, इसीलिए रीजन आता है कि NH3 PH3 ASH3 ये आपका थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। ठीक है, समझ गए ना, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, ओके, खुद से ट्राई कीजिए। एक और अच्छा सवाल है, आपको फाइनल प्रोडक्ट ए बताना है, यहां पर क्या बन रहा होगा, कमेंट करके बताइएगा सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, खाली देखना नहीं है, ट्राई भी करना है। टिपिकल सा जेईई मेंस लेवल का एनटीए टाइप का क्वेश्चन है। सो अपन यहां पर HBr लगाएंगे, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, H को कैच कराएंगे, करा दिया। ये देखो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अब अपन रिंग को एक्सपैंड कर देंगे, जब रिंग एक्सपैंड हो रही होगी तो इस तरीके से देखिए 6 मेंबर रिंग बन जाएगी, बनेगी ना, यहां से यहां, ठीक है, यहां मिथाइल है, अच्छा यहां मिथाइल है, यहां पर पॉजिटिव आपके पास आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, Br- को यहां से कंबाइन कर देना, करा दे Br- को कंबाइन, तो क्या बन रहा होगा, ये देखिए 3 डिग्री ब्रोमाइड बन रहा होगा। यहां से आइए, यहां से आइए, और इस जगह से Br आके लग गया। समझ रहे हो मेरी बात? सो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सबसे पहले यहां पर पॉजिटिव लाए, रिंग को एक्सपैंड करा दिए, तो 6 मेंबर रिंग बन गई है, और 1 2 पोजीशंस पे आपको मिथाइल है, नीचे की तरफ पॉजिटिव लगा के Br लगा दीजिएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगर करेक्ट हुआ है तो बताइएगा। देखो मेंस बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछता है, छोटे छोटे सवाल होते हैं, एक दो स्क्रू खोलोगे पूरा का पूरा क्वेश्चन गिर जाएगा। सो रेलेवेंट रहते हुए आप बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट। अब आइए, वाओ, ये सवाल पूछा गया है मेटलर्जी से। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मेटलर्जी। ट्राई कीजिए तो बताइए तो आंसर क्या आता है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। द फॉर्मूला ऑफ अ मिनरल ऑफ कॉपर एज्यूराइट, एज्यूराइट का फॉर्मूला क्या होता है। अब तुम ये नहीं बोल सकते कि फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, लास्ट ईयर पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया, 2020 जेईई मेंस में भी आया है, 21 जेईई मेंस में भी आया है, लगातार 2 साल मेंस में आया है, इस बार भी आएगा। सो पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला बिल्कुल नजर आ रहा है, CuCO3 है, COH होल ट्वाइस है। तीसरा वाला CuCO3 नहीं, वो अलग हो गया। तो एज्यूराइट का जो फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है, 2CuCO3.COH होल ट्वाइस। आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। आप एनसीईआरटी से या जो भी आपके नोट्स बने हुए हैं उसमें पूरे के पूरे फॉर्मूलाज लिखे होंगे, आपने सब लिखा होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, एस्फ्लेराइट, समझ रहे हो, एज्यूराइट, मेलेकाइट, ये सब आपने देखा होगा, हॉर्न सिल्वर, समझ रहे हो, जी हाँ, जिंक ब्लेंड, कैलेमाइन, सब दिखेगा, सबका फॉर्मूला आपको प्रैक्टिस करना है। राइट, नेक्स्ट। ओ भाई साहब, ये सवाल बहुत सही है। इसमें बोला गया है हमको कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज, एल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है। ट्राई कीजिए तो आप सारे के सारे स्टूडेंट ट्राई कीजिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लूकोज। सोच लिया, ठीक है, इट्स नाउ माय टर्न। अब देखो इसमें सिंपल सा फंडा है, अगर तुम नोटिस करोगे तो देखो यहाँ पे CHO है, यहाँ OH, H OH OH CH2 OH है,
अगर मैं इस तरफ से देखता हूं, इस तरफ से, तो देखो दोनों के दोनों OH लास्ट वाले, मतलब समझ रहे हो, लास्ट वाले जो दो कायरल हैं, अगर दोनों के दोनों OH आपके लेफ्ट साइड में है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये L ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? हाँ, आप कुछ और भी सोच रहे होंगे, बाकी इसमें से कोई भी L ग्लूकोज नहीं है। क्लियर है? यस, नेक्स्ट पे आइए 14। वाओ, दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन, इसको ट्राई करो तो फटाफट 14 को ट्राई करो तो सारे स्टूडेंट्स, देखिए किनका सही होता है। दिस इज अमेजिंग क्वेश्चन। इन द सीक्वेंस एक्स वाई जेड आर रेस्पेक्टिवली। वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन। कर लिया ट्राई? नाउ इट्स माय टर्न। देखो, तो Cr3 प्लस ग्रीन सॉल्यूशन, ऑब्वियसली बात है Cr3 प्लस ग्रीन ही होता है, राइट? सो दिस इज Cr3 प्लस। ये किसके साथ जाएगा? जो येलो सॉल्यूशन आएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आप इसको एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ ले जाओगे, अगर X को तुम यहां पे एल्कलाइन हाइड्रोजन पेरोक्साइड रखोगे, एल्कलाइन H2O2 ना, तो ये येलो सॉल्यूशन आएगा। और येलो सॉल्यूशन किसका आएगा? CrO4 2- का आएगा। समझ रहे हो तुम मेरी बात? मतलब मान लो कि एल्कलाइन के जगह आपने NaOH यूज किया होगा, है ना, एल्कलाइन बनाने के लिए, तो ये जो सॉल्यूशन आएगा वो NaCrO4 का आएगा, जो येलो कलर का होगा। ग्रेट। फिर बोला गया है कि क्या Y इसमें डाला जाए जो ब्लू सॉल्यूशन आ जाए। सिंपल है, Y डालने के लिए आपको क्या करना होगा? यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना होगा। यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना होगा। जब आप एसिडिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालिएगा तो ये CrO5 का फॉर्मेशन करेगा। CrO5 क्रोमियम ऑक्साइड पेरोक्साइड है, जिसको बटरफ्लाई ब्लू भी बोला जाता है। तो ये बन रहा होगा, राइट? ये आपका कैसा नजर आ रहा है? दिस इज ब्लू। अभी अपन बात करते हैं, अभी फर्दर बोला गया है इस ब्लू सॉल्यूशन को आपको अगेन जेड में स्टैंडिंग छोड़ दीजिए ना, आप इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर तक, ऐसे ही रख दीजिए टेस्ट ट्यूब में स्टैंडिंग, तो ये फिर से Cr3 प्लस में चला जाएगा और ये फिर से कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। समझ में आई बात? तो हमारे पास सबसे पहले एल्कलाइन H2O2 है, फिर एसिडिक H2O2 है, ऑन स्टैंडिंग है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सारा का सारा इक्वेशंस ऑलरेडी जेई में पहले भी पूछा जा चुका है और ये आपको आपके नॉर्मल किसी भी टेक्स्ट बुक में दिख जाएगा आपको, राइट? नेक्स्ट। ओ वाओ 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 वाओ, दैट इज अमेजिंग क्वेश्चन। सो इसमें बोला गया है कि व्हाट विल बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन मैंगनीज हाइड्रोक्साइड इज ट्रीटेड विद कॉन्क HNO3 सोडियम बिस्माइथ। वाओ, क्या बात है। सो सोडियम बिस्माइथ मतलब अपन बात कर रहे हैं NaBiO3 की, और इसमें हम डालने जा रहे हैं नाइट्रिक एसिड, बोले तो HNO3 डालने जा रहे हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है। और हम इसमें क्या पुट करने जा रहे हैं? MnOH होल ट्वाइस। कुछ नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ये जो मैंगनीज हाइड्रोक्साइड है ना बेटा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा MnO4- में, और इसका जो कलर आ जाएगा ना ऑक्सीडाइज होने वाला, वो पर्पल कलर आ जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। इक्वेशंस पता होना चाहिए, तुरंत बन जाएगा। तो सोडियम बिस्माइथ के साथ या सोडियम क्या था, हाँ, सोडियम बिस्मेथेट के साथ जब HNO3 को लाएंगे MnOH के साथ, तो ये MnO4- में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कलर पर्पल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, अगला सवाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से पूछा गया है। अगला जो सवाल है ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपके पास नजर आता हुआ, राइट? बोला गया कि इसमें जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या शो कर रहे होते। देखो PT, PT, Cl, Cl, यहां से यहां तक का पार्ट सेम नजर आ रहा है, सेम नजर आ रहा है। ठीक है, क्या बदला? एरियल डिस्टेंस देखो, यहां पे PPS3 है, यहां PPS3 है, बदल गया। पहले वाले केस में आपको सिस नजर आ रहा है, दूसरे वाले केस में ट्रांस नजर आ रहा है, तो ये बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या EZ वाला केस दिखा रहा है। तो ये हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सही हो रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा बना था या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। In the extraction of copper, metal is formed in the Bessemer converter due to the reaction of, बताइए तो, बताइए 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 क्या होगा, क्या आंसर आएगा? एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में मेटल फॉर्म होता है बेसेमर कन्वर्टर में। ट्राई कर लिया? माय टर्न। सो बेसिकली बेसेमर कन्वर्टर में क्या हो रहा होता है आपको पता है? सेल्फ रिडक्शन हो रहा होता है। वहां पे सल्फाइड ऑक्साइड के साथ ट्रीट किया जाता है। हीट करने के बाद ये Cu2S Cu2O के साथ कंबाइन होके क्या दे रहा होता है? ब्लिस्टर कॉपर दे रहा होता है। हिंदी में बोलते हैं फफोलेदार तांबा। ब्लिस्टर कॉपर दे रहा होता है। SO2 गैस जो निकलती है वो ट्रैप्ड हो जाती है। समझ रहे हो? डेयरी मिल्क बबली चॉकलेट के जैसा ये देखने में आपको कॉपर लगेगा, है ना? समझ रहे हो? जी हाँ। तो ब्लिस्टर्स कॉपर आपको नजर आएगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट? इसमें से आपको बताना है कि मैक्सिमम डायपोल मोमेंट जो है वो किसका है।
ठीक है, समझ रहे हो? सो सिंपल सा फंडा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से। यहां पे आपको नजर आ रहा है 4 अलग अलग 3 अलग अलग स्पीसीज है, राइट। मैं फर्स्ट की बात करता हूं, तो अगर रेजोनेंस इस तरीके से काम करेगा तो क्या होगा, यहां O के ऊपर माइनस आ जाएगा, यहां पे प्लस आ जाएगा, आएगा, देख लो। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, तो ये कुछ आपको ऐसा दिख रहा होगा, पॉजिटिव रेजोनेंस कर गया और यहां O पे माइनस है। यहां पर आपको एक परमानेंट डायपोल दिख रहा है बिकॉज ऑफ एरोमेटिसिटी या क्वासी एरोमेटिसिटी, जो भी बोलिए। यहां पे आपको एरोमेटिसिटी दिख रही है, जिसकी वजह से एक परमानेंट डायपोल बन जाएगा, अच्छा खासा चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, डायपोल मोड मैक्सिमाइज हो जाएगा। यहां पर कोई एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है, डायपोल है, चार्ज सेपरेशन होगा, पर ए के इतना नहीं होगा। अच्छा बोलोगे तो सी में भी होगा, नहीं सी में नहीं होगा, सी जो है वो एंटी एरोमेटिक है। अगर आप रेजोनेंस कराओगे ना, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा, ओ पे माइनस, यहां पे प्लस, ये एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक कोई स्पीसीज बननी चाहेगी नहीं, तो सी भी गलत है, डी भी गलत है, बी भी गलत है, सो ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, मैं आपको जानकारी दे देता हूं। आपको पता होगा कि अभी अनअकैडमी में बहुत सारे ऑफर्स आते रहते हैं, मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, आज भी मेरे कोर्स स्टार्ट हुए हैं, जस्ट स्टार्ट हुए। तुम इसको जब भी 30, 31, 1, 2 जिस तारीख को भी तुम देख रहे हो, तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये क्लास भी है और ये सब कोर्सेज भी है। एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स मिलता है आपको, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब मिलती है, 5-5, 6-6 टीचर्स है, डीपीपीज है, शीट्स है, लाइव क्लासेस है, डिसिप्लिन क्राउड है, 6000-7000 बच्चे हैं, एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। तो अभी एक्सटेंशन चल रहा है, आप एक्सटेंशन का फायदा उठा सकते हो, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हो, है ना। सब्सक्राइब कर सकते हो, ITN एक्सप्लेन्स कोड का यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट और मैक्सिमम एक्सटेंशन मिलता है। जो हमारा एक बैच अभी अभी स्टार्ट हुआ है, वो ये वाला बैच है, क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन बैच, आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड बैच, राइट। हाँ, ये यूएसपीज है इसकी, आप देख ही रहे हो। इसके अलावा अनअकैडमी का लाइट सब्सक्रिप्शन है, ये भी आप चेक कीजिए एक बार, है ना। इसमें आपको टेस्ट वेस्ट मिल जाते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस ऑल इंडिया लेवल पे कैसा है, कितनी पढ़ाई हुई है, सारी चीजें आपको पता चल जाती है। चलिए नेक्स्ट 19 पे आते हैं। वाओ, वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई कीजिए। इसमें बोला गया है कि द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CrX प्लस इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 bm। The ratio of number of paired electron and unpaired electron in CrX plus is equal to, बहुत ही बढ़िया है। हमको ना एक आयन गिवन है CrX पॉजिटिव, ग्रेट, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट है स्क्वायर रूट ऑफ 15 बोर मैग्नेटॉन, राइट। तो सबसे पहले आपको पता है कि म्यू का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 15। अभी n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही है ना जी, यही है। अभी हम n का वैल्यू क्या कर रहे हो, 15 आएगा, n का वैल्यू 3 रख दो, क्यों पूरा सॉल्व करना है, पूरा मत सॉल्व करो, n का वैल्यू 3 रख दो, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 5, 15 स्क्वायर, सही आ रहा है। मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें वो 3 है। क्रोमियम है, क्रोमियम है, क्रोमियम का क्या होता है, आपके पास आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3d5 होता है और 4s1 होता है ना, 4s1। अब 3 प्लस हमको पता चल गया है, ठीक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास, सॉरी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 है, तो हमको 3 निकालना है, समझ रहे हो मेरी बात। तो एक इससे निकाल दो और 2 इससे निकाल दो, तो 3d3 हो गया, समझ रहे हो मेरी बात। तो 3d3 हो गया हमारे पास, समझ रहे हो ना, मतलब Cr3 प्लस हमारे पास है। तो अगर मैं 3 निकाल देता हूं तो हमारे पास कितने बचते हैं, हमारे पास बच गए, बताइएगा कितने बच गए, हमारे पास बच गए कितने, 18 बच गए। मतलब अगर इस 3 को हटा दीजिए ना जी, नहीं समझे अभी भी तुमने, कहां समझो, नहीं समझो, समझो। अगर मैं इस 3 को हटा देता हूं, हमने इस 3 को हटा, क्यों हटाया सर 3 को, क्योंकि इसने बोला है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 को हटा देते हैं तो कितने पेयर्ड बच गए, आर्गन में सबके सब आर्गन कॉन्फ़िगरेशन में पेयर्ड थे, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3 है। पूछा है रेशियो, तो 18/3 मतलब 6, तो ऐसा कुछ है या नहीं है, ये रहा ना, बी इज द सिक्स आंसर। समझे मेरी बात कि नहीं समझे। सबसे पहले हम निकाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हमने फॉर्मूला लगाया स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू, हमने कर दिया जितना गिवन था, उससे n का वैल्यू 3 निकल आया। अब हमको पता चल गया 3 अनपेयर्ड है, तो हम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख के 3 को अनपेयर्ड करने की कोशिश किए, Cr3 प्लस सोच लिए, तुम जरा दिमाग लगाते तो Cr3 प्लस ऑटोमेटिकली आ जाता। अब हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 3 तो अनपेयर्ड है और इधर वाले बच गए 18,
तो 18 इधर से हो गए, तो 18 हो गए पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड, 6 इज द करेक्ट आंसर। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, मैं हट जा रहा हूं। बोला गया है कि व्हाट इज ए इन द प्रोडक्ट साइड एज द मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ट्राई कीजिए। देखिए यहां पे RCl है, राइट, और यहां Mg इथर है। तो सबसे पहले ये रिएक्ट करके बना रहा होगा RMg X है ना, तो ग्रिग्नार्ड बना दीजिए आप ना, यहाँ पे X रख दीजिए, मैंने Cl ले लिया था, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो यहां से RMgCl पे आप आ गए, ठीक है, आ गए ना RMgCl, ठीक है। अब आइए RCl है और यहां से पोटेशियम साइनाइड है, तो यहां से क्या हो गया RCl, मतलब ये बन गया हमारे पास साइनाइड। समझ रहे हो मेरी बात? अब क्या बोला गया है कि साइनाइड पे ना RMgCl को लाइए, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N और यहां से R, ये R माइनस है, ये इस पर अटैक किया, बॉन्ड ऊपर चला गया। अब देखो C, यहां से R, यहां से R, यहां से डबल बॉन्ड N, माइनस है, आपको पता है MgBr वगैरह आएगा, हाइड्रोलिसिस कराएगा, NH आएगा। अब आपको मैंने शॉर्टकट बता रखा है इसका, अगर आपको शॉर्टकट पता हो तो मैंने क्या बोला था, यहाँ H2 लगा दीजिए, यहाँ O लगा दीजिए, बीच से कट कर दीजिए, तो यहाँ से C, यहाँ से आया R, यहाँ से आया R, डबल बॉन्ड O, और यहाँ से NH3 आ गया। सो करेक्ट आंसर आपके पास कीटोन बनता हुआ नजर आ रहा। अमाइड गलत है, एल्डिहाइड गलत है, C कीटोन इज द करेक्ट आंसर। अब वैसे भी आप सबको पता है कि जब हम नाइट्राइल, एल्काइल नाइट्राइल के ऊपर ग्रिग्नार्ड ला रहे होते हैं तो वो कीटोन बना रहा होता है, लेकिन जब ग्रिग्नार्ड को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ लाते हैं तो कम क्वांटिटी में एल्डिहाइड बनता है। तो एल्डिहाइड बनने के लिए हाइड्रोजन साइनाइड चाहिए और कीटोन बनाने के लिए आपको चाहिए होगा RCl। क्लियर है? क्लियर होगा। नेक्स्ट आइए, बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। वाओ, खुद से ट्राई कीजिए, ये तो आपने कई बार देखा होगा टेस्ट में, प्रीवियस ईयर में। अगर अच्छा लग रहा है हमारा एफर्ट तो लाइक करते जाइएगा, ठीक है। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। 3D स्ट्रक्चर में SiO2 पाया जाता है, डायमंड भी 3D में है, ग्रेफाइट भी 3D में है, लेकिन जो चीज 3D में नहीं होती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ये 3 डायमेंशनल नेटवर्क नहीं बना रहा होता है। सो करेक्ट आंसर हो गया CO2, राइट, आसान था। नेक्स्ट, द मेजर प्रोडक्ट इज H3O+ है, हीट कीजिए, बताइए मेजर प्रोडक्ट आपका क्या आता है। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस, ट्राई कीजिए, समझाते हैं। सो बेसिकली जब आप इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे होंगे तो कुछ ऐसा आएगा, कैसा आएगा, यहां से आ रहा होगा C डबल बॉन्ड O, यहां से आएगा CO, यहां से O, और यहां से आ रहा होगा C2H5। अब इसका हाइड्रोलिसिस कीजिए, हाइड्रोलिसिस करके उड़ाइए इसको, तो ये रह गया आपके पास, यहां से आ गया COOH। अब लग रहा होगा आंसर आ गया, नहीं आंसर नहीं आया, अभी सोचो। अब बोला गया हीट भी किया गया है, अब ये बीटा कीटो एसिड हो गया, नहीं हुआ, अल्फा बीटा कीटो एसिड, इसको अपन हटा देंगे। बीटा कीटो एसिड जब बन रहा होगा, यहां से देखिए आपको क्या आ रहा है, साइक्लोपेंटेनोन आपके पास आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से हट गया। तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, जो बीटा कीटो एसिड है, या जो मेलोनिक एसिड होते हैं, या जो पिकोलिनिक एसिड होते हैं, या 2-फ्रोइक एसिड होते हैं, निकोटिनिक एसिड होते हैं, इन सब का जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है, ये सब जनरली गाढ़े विस्कस एसिड्स होते हैं। हल्का सा टेस्ट ट्यूब को भी चेक कर दीजिएगा तो डीकार्बोक्सिलेट होने लग जाते हैं। नॉर्मल ऑर्डिनरी कंडीशंस में इनका डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल होता है। तो आप इसको हटा दीजिए, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ओ वाओ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स। नंबर ऑफ BOP बॉन्ड X, BB बॉन्ड Y, sp2 हाइब्रिडाइज Z, XYZ, बताइए कितना है। चलिए, आई होप आपने बना लिया होगा। नाउ इट्स माय टर्न, मैं दिखाता हूं आपको। देखो, सो इसमें क्या है, ये रहा बोरॉन, 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 ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, अभी इसमें ना ऑक्सीजन पुट करो, O O O O O OH 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 OH, ठीक है। ये आपका यूनिट है बोरेक्स का। बोला ये नंबर ऑफ BOP बॉन्ड, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, तो X का वैल्यू आ गया 5। BB बॉन्ड कोई भी नहीं आ रहा, BOP बॉन्ड ही दिख रहा है, BB बॉन्ड नहीं है, तो Y इज इक्वल टू हो गया 0। समझ रहे हो तुम? हाँ। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज नहीं, ये वाले जो हैं ये 4 बॉन्ड बना रहे हैं, ये टेट्राहीड्रल है, ये sp3 है, ये भी sp3 है, बट ये वाला बोरॉन और ये वाला बोरॉन आपको क्या नजर आ रहा है, sp2 नजर आ रहा है। Z इज इक्वल टू हो गया 2। सो 5 + 2 7, D इज द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे जेई में पहले भी पूछे गए, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा, राइट। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया, D।
7 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट, अब बोला गया है कि द कंपाउंड y इज, इस केस में आपको बताना है कि y क्या हो सकता है। आइए ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज तो आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, बन गया है तो देखिए मैच कीजिए मेरे साथ। ओजोनोलिसिस कराएंगे तो यहां से कट लगाइए, यहां से O, यहां से O आएगा, COH, CH2, CH2, COH, यही है ना जी। 1 2 3, 1 2 3। हाँ, आप देखो यहां से हाइड्रोजन है, यहां से हाइड्रोजन है, यहां से H2O आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इसको मैच कर दीजिए, मिला दीजिए आपस में, तो ये कुछ ऐसा हो गया आपके पास। यहां से 5 मेंबर्ड है, यहां से 5 मेंबर्ड है। अच्छा, यहां से डबल बॉन्ड है, यहां से CHO है, यही है ना। 1 1 2, यहां से 1 2। हाँ ठीक है, ऐसा कुछ है क्या हमारे पास? ये रहा ना, बी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ, गलती में मत फंसिएगा, ध्यान से देख लीजिए, ये थोड़ा अलग तरह का है। यहाँ 6 मेंबर था, 6 इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसमें डबल बॉन्ड ही नहीं है, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग। उसमें कार्बन कुछ ज्यादा ही हो गया, इसमें 6 और इधर से 6 7 8 9, और वहां 6 7 8 9 10 10 हो गया, ऐसे गलत हो गया। तो आप इसी से आंसर दे सकते। तो सबसे पहले तो ओजोनोलिसिस हुआ है, बाद में एल्डोल कंडेंसेशन हुआ। ये जो मैंने कराया ना अभी, ये है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कन्वर्ट RC ट्रिपल बॉन्ड एंड टू RCHO। इसमें से कौन ऐसा है जो कि RCN को RCHO में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, राइट? सो यू हैव RC ट्रिपल बॉन्ड एंड वी वांट टू कन्वर्ट RCHO। सो SnCl2HCl बिल्कुल इस काम को करा देगा, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और इसके बाद H2O लगाएंगे तो नहीं, यहां पे मामला गंभीर है। लिथियम एल्युमिनियम, अच्छा इसमें भी इन्होंने कुछ बोला है, देखो क्या बोला है, इसको लिमिटेड लिखना चाहिए था लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को। सवाल में लिमिटेड नहीं है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो ये सीधा ही इसको कन्वर्ट कर देगा अमीन में, क्योंकि यहां पर कोई भी लिमिटेड वे में नहीं बोला है। तो आपका जो सी है इससे अमीन आ जाएगा आपके पास, तो ये नहीं लग सकता, ठीक है। RMgxH2O लगाइएगा साइनाइड पे तो इससे कीटोन बन जाएगा, जस्ट हम अभी आपको पिछले क्वेश्चंस में बताए थे। ये बॉन्ड यहां से हटेगा, हाइड्रोलिसिस कीजिएगा तो यहां से आपका कीटोन बन जाएगा, RCOR बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप नहीं लगा सकते। ये DH है, DH बिल्कुल लगा सकते हैं, DH साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो आप A और D लगा सकते हैं, इसके दो आंसर करेक्ट हो सकते हैं, B और C। B और C दोनों ही आप नहीं लगा सकते, इससे दिक्कत हो जाएगी, ठीक है जी हाँ। तो आई होप आप सारे बच्चों को हमारा ये फुल टेस्ट थर्ड जो है वो पसंद आया होगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बने, ठीक है। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। हमारा एफर्ट कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। ये मैंने आपको बता ही दिया, हमारा बैच आ रहा है, तो आप लोग जरूर इस बैच को एक बार चेकआउट कीजिए। बड़ा प्यारा सा बैच है, इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल रिवीजन हो रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हम दोनों पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा क्विक कॉन्सेप्ट रिवीजन ये वाला बैच है, कोड आपको पता है IITN एक्सप्लेन्स है, और लाइट टेस्ट सीरीज आप ले ही सकते, भी मैंने बता ही दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मुलाकात होती है आपसे, है ना, बाय।